औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम टाइम्स के हफ्तावार प्रोग्राम तज्ज़िया अंजुम रज़ा के साथ में खुशामदीद हमारे हाज़रीन, नाज़रीन, सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, तज्ज़िया प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान और दुनिया भर के सियासी, समाजी हालात पे गुफ्तगू करते हैं और हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सी मुहतरम शख्सियात बतौर माहिर, बतौर सियासी तज्ज़िया निगार अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। पाकिस्तान की इस वक़्त सियासी, समाजी सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए इस हफ़्ते के तज्ज़िया में हमने बरतानिया से माहिर कानून, सहाफ़ी हैं, शायर हैं, तज्ज़िया निगार हैं, टीवी एंकर हैं और व्लॉगर हैं, मोहतरम एडवोकेट सैयद अली शान साहब को दावत दी है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में आप मौजूद हैं। इनसे हम पाकिस्तान में होने वाली मौजूदा अपोज़िशन और हुकूमत के मज़ाकरात के हवाले से इनका तज्ज़िया सुनेंगे और इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम अली शान साहब। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। क्या अल्लाह हाल चाल है सर? अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका तारुफ करवाने का। जी, जी। बहुत शुक्रिया। नाचुका मामूली सी चीज़ है और वकालत जी, कभी जी। पाकिस्तान में किया करते थे, 29 साल हो गए छोड़े हुए। बहरहाल आपने पुराना वक़्त याद करवा दिया एडवोकेट कहकर। जी हाँ, जी हाँ। बहुत शुक्रिया। तज्ज़िया में आज आपने मुझको नाचीज़ को दावत-ए ख़यालात दी। कोशिश करूँगा कि जो आप सवालात करें, उनका मुनासिब, ठोस और उम्दा जवाब दे सकूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इसीलिए हमने आज आपको इस्तदा की। क्या जैसा कि हमारे नाज़रीन, हाज़रीन सब जानते हैं कि हुकूमत और अपोज़िशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला राउंड पार्लियामेंट हाउस में दिसंबर के 2024 के आखिरी हफ्ते में हुआ था। जिसमें जिसकी सरबराही स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अय्याज़ सादिक साहब ने की और नायब वज़ीर-ए-आज़म उसमें शामिल थे और हुकूमती तरफ से इरफान सिद्दीकी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, नवीद कमर राजा, परवेज़ अशरफ और फारूक सत्तार, यानी हुकूमती इत्तेहाद शामिल था। इसके अलावा अपोज़िशन की तरफ से मोहतरम असद कैसर साहब, हामिद रज़ा साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे, और अपोज़िशन लीडर उमर अय्यूब और वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर बावजूद शामिल नहीं हुए थे। फिर दूसरा दौर जुमेरात के रोज़ पार्लियामेंट हाउस में 2 जनवरी को हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यानी मुकम्मल उनका जो तयशुदा वफ़द था वो शामिल हुआ और इस वफ़द में और हुकूमती टीम में तफ़सीली मुज़ाकरात हुए और उस मुज़ाकरात की सूरत में हमारे सामने जो 2 बड़े मुतालबे पीटीआई की तरफ से आए, वो तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबात थे। अच्छा, इस पे बहुत से तज्ज़िया निगार बहुत सी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं अली शान साहब से कि पाकिस्तान की 75 साला तारीख में अली शान साहब, जिसे कहें ना सियासी मद्दो-जज़र बड़े दिलचस्प रहे हैं, ज़्यादातर आमराना हुकूमत रही और जब जमहूरी सियासी निज़ाम कायम हुआ है, तो अपोज़िशन और हुकूमती पार्टियाँ बाहम मुखालिफ होते हुए मुतहारिब भी रहीं और अब जो सूरत-ए-हाल इस सिनेरियो में नज़र आ रही है, ये मुतहारिब से आगे हटकर बाहमी रवादारी एकदम मफ़कूद हुई और अपोज़िशन और हुकूमत में जैसे खौफ़नाक किस्म का 2 साल से गैप और तनाव और मुसलसल इस्लामाबाद पे अपोज़िशन की तरफ से चढ़ाई, ये सारी सूरत-ए-हाल में अब ये मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ है। तो पहला सवाल तो यही है, आप इस पूरे मंज़रनामे को कैसे देखते हैं निजाम साहब? बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान की तारीख़ के ऊपर रोशनी डाली और मौजूदा हालात तक सियासी माहौल क्या बना, इसको आपने वाज़ेह किया। ऑब्वियसली आज सियासत नई जंग जारी है। एक तरफ से इस्लामाबाद को एक हिंदू
मंत्र बनाकर उसके ऊपर चढ़ाई की जाती है और उसे सोमनाथ कहा जाता है। और चढ़ाई करने वाले गजनवी कहलवाते हैं अपने आप को। तो जिहाद का नारा दिया जाता है, शहादत का नारा दिया जाता है, जो मेरे जी ख्याल में सियासत की हम इंतहा क्रॉस कर चुके हैं। जी इन हालात के अंदर अब आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो जैसा आपने अभी ज़िक्र किया, पहले मुज़ाकरात उसके अंदर हुकूमत की 100% नुमाइंदगी थी जी जी और अपोज़िशन की जो ये मुज़ाकरात चाहते हैं, रिलीफ़ चाहते हैं, उनकी 30% थी। जी दूसरे मुज़ाकरात जो हुए 2 तारीख को, उसमें भी आपने देखा कि उसके अंदर भी उनके जो एक मायनाज़ शख्सियत है, वो उसमें शामिल नहीं हो सकी, क्योंकि वो बैरून मुल्क है। इस तरह अगर हम देखें तो इस दफ़ा भी उनकी नुमाइंदगी 90% है। जी अगर हम टेक्निकल बुनियाद के ऊपर मुतालिया करें तो हमें संजीदगी के हिसाब से इस दफ़ा भी उनकी 90% संजीदगी नज़र आ रही है और पहले उनकी 30% थी। सही उनकी गैर संजीदगी इसलिए भी नज़र आती है, या हम टेक्निकली क्योंकि जा रहे हैं हम अदाद-ओ-शुमार के हवाले से, तो जी जी मुज़ाकरात 2 तरह होते हैं। मुज़ाकरात के अंदर ज़रूरी है कि एजेंडा दोनों तरफ से दिया जाता है, कुछ ले एंड दे, गिव एंड टेक। जबरदस्त इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि अभी तक रिटर्न मुज़ाकरात में कोई एजेंडा नहीं है, मुतालबात हैं, एजेंडा नहीं सही है, मुताब मुतालबात हैं। मुतालबात क्या हैं? कि तमाम फिल रहा हों, वमा कायद के, खान के, पानी खान यहाँ और तमाम केसेस वगैरह वो वापस किए जाएँ। जी अब ये भी हवाई एजेंडा है, रिटर्न एजेंडा नहीं है, यानी नहीं ये मुतालबात है, एजेंडा नहीं है और हुकूमत की तरफ से एजेंडा ही कोई नहीं है। अच्छा हैरानी की बात है कि मैं पाकिस्तान के तमाम बड़े-बड़े दानिश्वर और बड़े-बड़े जी स्कॉलर, जिनके अंदर हमारे दोस्त भी शामिल है और हमसे सीनियर मुजीबुर रहमान शामी जैसे सीनियर भी शामिल है और हामिद जी मीर जैसे जूनियर भी शामिल है। ये जी जी तमाम अहबाब के ने किसी ने भी अब तक किसी भी अपने तबसरा में ये ज़िक्र नहीं किया कि मुज़ाकरात हैं क्या? मुज़ाकरात के एजेंडा में दोनों पार्टियों का तो एजेंडा ही नहीं है। ना उधर अच्छा से एजेंडा है, ना उधर से एजेंडा है। एक तरफ से मुतालबा है, दूसरे तरफ से मुतालबे के ऊपर गौर करने के लिए मुसलसल यही कहा जा रहा है कि आप इसको तहरीरी अंदाज में पेश करें, फिर हम इसको देखेंगे। जी जी अजीब सूरत-ए-हाल है और तमाम कौम अजीब खामोशी के साथ ये तमाशा देख रही है और दानिश्वर अहबाब इस मामले को उठा ही नहीं रहे कि भाई अगर आपने ये करना है तो संजीदगी की तरफ आए। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाइए कि मुज़ाकरात होते क्या हैं, इनके स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? हम्म मुज़ाकरात के हमेशा स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिससे इनको कोई फ़ायदा पहुँचे या इनको नुकसान पहुँचे। सही और हर स्टेक होल्डर की कोशिश ये होती है कि वो उसमें से फ़ायदा हासिल करे और कम से कम उसको नुकसान हो। तो मुज़ाकरात के नतीजे में एक ऐसा रास्ता तलाश किया जाता है, जो सबके लिए विन-विन की पोज़ीशन में हो। इन सही 2 इन 2 सवालात को जो एजेंडा नहीं है, मुतालबा है, हम्म सामने रखें, तो ये आज का मुतालबा नहीं है, ये सवा साल का जब से गिरफ्तारियाँ हुई, जब से तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को जेलें हुई, तब से ये यही मुतालबा चला आ रहा है, जो सवा साल से हर तरह की जद्दोजहद करने के बावजूद कामयाब नहीं हो सका। अभी मैं सुन रहा था फ़वाद चौधरी साहब यही कह रहे थे कि तहरीक-ए-इंसाफ अपने हर किस्म के प्रेशर को डालने में नाकाम रही है और अब टेबल के ऊपर आई है, तो टेबल के ऊपर आने से इसे कुछ ना कुछ वहाँ से उम्मीद है और फिर उन्होंने वही बात जो एक अजीबो-गरीब सिलसिला शुरू होता है और मेरी समझ से ये बालातर बात है कि ये बैकडोर चैनल और फ्रंट चैनल क्या पूरी दुनिया में सिर्फ एक हमारा मुल्क ही रह गया है जो सामने अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू करता है। जी यानी कि जी बैकडोर चैनल में कुछ हो रहा है, ये जो सामने है ये कुछ और है और अमली तौर के ऊपर नारे लगाना, क्या नारे लग रहे हैं कि जी हम सिविल नाफरमानी को खत्म नहीं करेंगे। हमारे जी एजेंडे में
डेडलाइन है, फला तारीख यानी 30 तारीख तक अगर ये बात नहीं होती, यानी कंडीशनल्स हर बातें हैं। मुज़ाकरात में कंडीशंस नहीं होती, एजेंडा होता है, कंडीशंस नहीं होती, खुला होता है हर तरफ से मामला। दूसरी तरफ से भी एजाज साहब की आपने बात की तो हमने उनका सुना था कि ये कहा गया था कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनके अंदर 3 चीजें असरअंदाज नहीं होंगी। क्या क्या असरअंदाज नहीं होंगी? टिकटॉक शो, मीडिया के अच्छा, अंदर गुफ्तगू और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर गुफ्तगू या मीडिया पर गुफ्तगू, क्योंकि सही। चैनल तो सोशल मीडिया के अंदर से हम उनको थोड़ा अलग करते हैं। सोशल मीडिया तो एक झूठ और एक प्रोपेगेंडा का नाम हमने सोशल मीडिया रख दिया है, और ऑथेंटिक बातें और सहाफ़ी जिसके ऊपर आके कोई अदब, कोई इखलाक के दरमियान गुफ्तगू करते हैं उसे हम मीडिया करार देते हैं। ये एक जी। नई टर्म मेरे अपने हिसाब से एक नई टर्म है। उसके अंदर हम देखते हैं। तो तीसरा उन्होंने कहा था कि अदालतों के फैसले जो भी हों मज़ाकरात पे असरअंदाज नहीं होंगे। अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि जितनी टिकटॉक शो हैं, जितने मीडिया के एंकर्स बैठे तज्जियात कर रहे हैं, और जो अदालतों से फैसले आने वो पहले ही तबसरा करके बताया जा रहा है, उसको सजा हो जाएगी, उसको ये हो जाएगा, उसको वो हो जाएगा। और हमेशा की तरह हमारा कादी उल्लू की तरह खामोश होकर बैठा हुआ है कि भाई ये मैंने भी फैसला किया ही नहीं, ये तुम प्रेडिक्शन करने वाले कौन हो? कौन किस हो? तरह तुमने एक जुडिशल मैटर को जो अभी डिसाइड नहीं हुआ उसके ऊपर आपको गुफ्तगू करने का इख्तियार नहीं? इससे मालूम होता है कि जुडिशरी कितनी कमजोर है या उसकी क्या औकात रह चुकी है इस वक्त इन मामलात के अंदर। दोबारा मुज़ाकरात की तरफ आता हूँ इन चीजों के हवाला देते हुए। तो मैंने जी एक जिक्र किया प्रेशर ग्रुप का। जी हम जी। देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप क्या बनते हैं मुज़ाकरात के ऊपर असरअंदाज होने के लिए। इस वक्त हम देखते हैं तो हुकूमत की तरफ से प्रेशर ग्रुप के अंदर के सामने जो नाम आता है उसके हवाले से फिर मुझे हुसैन हुक्कानी की बात याद आ रही है। उसने जो अपनी पहली किताब लिखी थी कि जिसे उर्दू तर्जमा मैं अगर करूं तो मजहबी जमातें और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये या उसका नाम इंग्लिश में ये था बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री। तो मिलिट्री। मॉस्क एंड मिलिट्री के पुष्ट के ऊपर वो अपनी किताब में लिखता है कि पाकिस्तान में 3 यक्के यानी 3 बहुत काम करते हैं, अवाम, अल्लाह और अमेरिका। अच्छा अच्छा अच्छा। अब अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हर एक अल्लाह से ही आस लगाया बैठा है कि पाकिस्तान को अल्लाह के हवाले है, अल्लाह ही इसको सही करेगा। जी जी। अब अगर दूसरे इसके ए को देखा जाए अमेरिका को, तो वो एक प्रेशर ग्रुप वो बनता है, और तीसरा प्रेशर ग्रुप आर्मी। अब हाँ। हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। मैं मुसलसल करूं या कोई और सवाल करना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू रखें, बहुत मजा है। जी जी। अब अगर हम इन 3 एज के एज ए प्रेशर ग्रुप देखते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान का वाहिद आर्मी एक ऐसा ए है या यक्का है या इक्का है कि जो प्रेशर ग्रुप में हकीकी मानों में वो तमाम सलाहियतें रखता है, जो अपनी बात डिक्टेट करवा सके या अपनी बात को मनवा सके या निगोशिएट में एक अच्छी पोजीशन में। दूसरा अमेरिका आ जाता है। अब सबसे ज्यादा इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो जोशो खरोश जोश जज्बा है वो दूसरे के ऊपर यानी अमेरिका के ऊपर है। हम देख रहे हैं कि वो तमाम लॉबीज जो कभी पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल काम करती थी। बहरहाल मैं उससे इनसे लोगों से इस तरह भी इतफाक नहीं करता कि जो लॉबी होती है उनका काम ही लॉबिंग करना होता है, वो तो अच्छा, पैसा लेती है। चाय अब के ये नहीं होती। कहना कि जी वो लॉबी 30 साल से या 20 साल से इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी कर रही थी तो इन्होंने उसको पैसा दे दिया है और अब वो पाकिस्तान नहीं, वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी क्यों करेंगे? उनको तो पैसा देके जो जैसा कहलवाएगा वो वैसा करेंगे। उन जी। लॉबीज को जो करोड़ों डॉलर दिए गए हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो इसलिए दिए गए हैं कि वो ट्रंप इंतजामिया और उससे पहले जाने वाली इंतजामिया जो जा रही है बाइडन की, उसके सामने ये मामला रखें कि हमारे लीडर को रहा करवाएं। और अच्छा। उसके ऊपर उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया और फिर हम हमारे सामने गार्नियर के और दूसरे बयानात भी मौजूद है जो सामने आए हैं उस लॉबिंग के नतीजे के सिलसिले में। देखना यह है कि क्या लॉबिंग के ऊपर बयानात दे देना अपनी जगह पे है। अमेरिका आज इस पोजीशन में है कि वो इतना बड़ा प्रेशर ग्रुप बन सके कि वो पाकिस्तान की
दूसरे बड़े इक्के यानी आर्मी को दबाव में लाके वो फैसला करवा सके जो तहरीक इंसाफ चाहती है। अच्छा, इस सूरत हाल के लिए कभी भी अमेरिका ने इंसानों को अपने सामने अपने मुफाद के हमेशा कुर्बान किए। ज़िया-उल हक का जी दौर आप याद होगा कितना बड़ा ज़िया-उल हक उनका था, मगर उनका राफेल जो उनका सफीर था वो जी पाकिस्तान में मौजूद था। उन्होंने ज़िया-उल हक को फारिग करना था तो उन्होंने राफेल की कुर्बानी दे दी। वो जहाज जो धमाके में आमों की पेटियों से उड़ा था, उसमें उनका अपना सफीर भी उड़ा था। तो जी अमेरिका जब कौमी मुफाद आता है तो वो ना अपने बंदों को देखते हैं ना वो दूसरों बंदों को देखते हैं। आज इसराइल और शाम में जो सूरत हाल है, शाम के कुएं और इसराइल का सर्वाइवल और ईरान को कारगर करना, क्या इस सूरत हाल में ये जो ट्रायंगल बन रही है उसके अंदर ट्रंप आने वाली इंतजामिया क्या इस कदर मजाज अपने आप को करेगी तहरीक इंसाफ की लॉबिंग के सिलसिले के अंदर जाकर कि वो पाकिस्तान में इमरान खान के लिए एक जबरदस्त किस्म की कंपेन करके उसके मामलात को सीधा करें। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इस वक्त ट्रंप इंतजामिया बाइडेन इंतजामिया की दी हुई कमजोर तरीन जगह के ऊपर मौजूद है। कैसे? अभी उन्होंने बदतरीन फैसला किया है पिछले कई सालों के बाद, वो ये कि पाकिस्तान की 4 कंपनियों के ऊपर उन्होंने पाबंदियां आयद कर दी और पाकिस्तान के दूरमार बैलिस्टिक मिसाइल को रोल ऑफ करने के लिए, खत्म करने के लिए और पाबंदियां सख्त करने की उन्होंने उसके पर सिफारिश ही नहीं कर दी, अमल दरामद भी कर दिया। ऐसी पोजीशन में क्या पाकिस्तान की फौज उनसे खुश है, अमेरिका से खुश है? और खास तौर पे जनरल आसिम मुनीर के होते हुए क्या वो उससे खुश है? क्या वो उनकी बात सुनेगी? मेरा नहीं अंदाजा। अब हम ये देख रहे हैं कि दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से मुसलसल होने वाली जारहियत और उनका साफ इनकार के तालिबान हमारे मेहमान हैं, हमने कुछ नहीं करना। तो हम देख रहे हैं कि आईएसआई चीफ सादिक साहब ताजिकिस्तान पहुंच गए हैं। वो ताजिकिस्तान क्यों पहुंचे? आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको नहीं, प्रेशर ग्रुप के हम बात आपको ये मुकम्मल में तज्जिया सुनना चाहते हैं। जी जी तो बिल्कुल। ताजिकिस्तान वो क्यों गए हैं? वो इसलिए गए हैं कि वहां पे ताजिक ग्रुप बैठा हुआ है पूरा, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत का मुखालिफ ग्रुप है। जी महसूद भी बैठे हुए हैं जो उनके मुखालिफ और ग्रुप बैठे हैं। और हमारे दरमियान और ताजिकिस्तान में एक पट्टी है दखान की, जिसको जी अब जी हम ये देख रहे हैं कि अगर हम अमेरिका की तरफ से कुछ प्रेशर आता है तो हमने जब इसको इनकार करना है तो हमारे रास्ते और किधर होंगे? अब वो ताजिकिस्तान के साथ मिलके उधर से जो ताजिकों को उकसाया जाएगा और दिया जाएगा उनको हिसाब किताब कि चलिए आइए जरा अब तालिबान को थोड़ी उनकी अकल टिकाने आए, बहुत अरसा उनसे हमने हमदर्दी कर ली, मोहब्बत कर ली, प्यार से समझा लिया, अब आइए जरा अब उनकी उधर पुश्त से आप उनके जरा खंजर मारिए अपने ताजिक कबाइल के जरिए और अपने इलाके को वापस लेने की कोशिश कीजिए, इधर से जरा हम उनको टाइट करते हैं। अब क्या जी ऐसे में अमेरिका इसराइल और ईरान को अपने दबाव में रखने के लिए कि पाकिस्तान को उस मकाम तक ले जाने की इजाजत देगा कि पाकिस्तान के अच्छा फिर ये बात है तो जरा फिर हम भी ईरान को थपकी देते हैं कि तुम चलो आगे बढ़ो, हमजा तुम्हारे पीछे है, तुम्हारी लॉजिस्टिक मदद कोई सप्लाई हम भी तुम्हें देते हैं। नहीं, अमेरिका कतई ऐसा नहीं चाहेगा। यूरोपीय यूनियन की तरफ आ जाते हैं कि यूरोपीय यूनियन का इस वक्त प्रेशर ग्रुप क्या हाल चाल है। तो हम ये देखते हैं कि इस वक्त यूरोप अपने बदतरीन अफरात-ए-ज़र के दौर से गुजर रहा है। क्या आपको जी मालूम है बरतानिया में इस वक्त मौजूदा लेबर गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जिस शख्स के पास 10,000 पाउंड उसकी सेविंग्स बाद टैक्स के बैंक अकाउंट में मौजूद है वो उसके ऊपर भी टैक्स दे, और अगर उसने कोई भी चीज खरीदनी है, करनी है, 10,000 से ज्यादा खर्च करना है तो वो पहले टैक्स अदा करेगा और फिर वो खर्च करेगा। इकोनॉमी का ये हाल हुआ, जी। अपनी बुरी अच्छा। तरीन। जी 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 अलीशान साहब, आपने बड़ी उम्दगी से पूरा जियो पॉलिटिकल सिनेरियो हमारे नाज़रीन के सामने पेश किया। इस वक्त खास तौर पे पाकिस्तान, जनूबी एशिया है। अच्छा, इसमें मैं जानना ये चाहूंगा कि तहरीके इंसाफ ने अपना बयानिया जब अदम एतमाद के बाद शुरू किया था, साइफर से शुरू किया, आज आपकी गुफ्तगू में नजर आ रहा है कि वो उसी ए पे ट्रस्ट करते हुए दोबारा इसमें इन्होंने चाह रहे, तो ये सारा मुज़ाकरात का जो डोल उठाया गया है, क्या इसीलिए कि दोबारा कहीं ना कहीं जिसे कहें टेक कुछ चीजें मिल जाएं या कुछ रिलीफ मिल जाए? आप इसको किस तरह देखते हैं?
मैं उधर वापस आ रहा था, मैं इसको समेटने की कोशिश कर रहा था, मेरी बात ज़्यादा जी, लंबी हो गई थी। तो जी, रशिया का भी और जो भी है तमाम मैंने आपके सामने ये चीज़ें रख दी कि इस वक़्त बहुत बैनुल-अक़वामी इंटरेस्टिंग। सतह के ऊपर कोई भी बड़ा मुल्क अपने अंदरूनी मामलात या उनके जो ये बहुत इंटरनेशनल है, अक़वामी बहुत है, मामलात हैं, बहुत है। उनकी वजह से इतना आज़ाद और प्रेशर में नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अपना कोई ख़ास तौर पे पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर अपना कोई ज़्यादा दबाव डाल सके। 2 एक ममालिक हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक़्त दबाव डाल सकते हैं, उनमें सऊदी अरब अव्वल है, कतर है और मिडल ईस्ट की ये कंट्री। अब हम ये भी देखते हैं कि इमरान खान या तहरीक-ए-इंसाफ के कतर कंपनीज़ के साथ या सऊदी अरब के साथ क्या ताल्लुकात रहे हैं, और वो आप जानते हैं कि बदतरीन मामलात रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस वक़्त जो बहुत बड़ा एक मुकदमा बना के पाकिस्तान की अवाम के सामने पेश किया जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई 20 तारीख के बाद बस हुई कि हुई, या उससे पहले ही पाकिस्तान की फ़ौज इस तरह मामला सामने ला रही है कि जैसे ये जो कह रहे हैं, ये दीवार के ऊपर तहरीर है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। फ़ौज का एक अपना सेटअप होता है, उस फ़ौज के अंदर उन्होंने अपना पूरा सवा डेढ़ साल लेकर कोई कानूनी मोशगुफ़ा नहीं छोड़ा, जिसको उन्होंने पूरा ना किया हो। पूरे एक रिहर्सल के बाद, वकील सिविल पेश होने के बाद मुकदमात हुए, मुकदमात पेश होने के बाद एक्सेप्ट किया गया कि जी हमने ये जुर्म किया है, तो हमें हमारे मर्सी पिटीशन कहते हैं दूसरे अंदाज में, अगर इसको कानूनी तौर पर है कि उन्होंने अपनी मर्सी पिटीशन दायर की, उन्होंने रहम की अरे! दरख्वास्त दायर की, जिसमें से 18 कबूल हुई और वो बाहर आए। अब ये सही, भी एक सीधी-सी बात है कि एक जेल के अंदर बैठा हुआ तो मर्सी पिटीशन दायर नहीं करता, और जो वकील उनको मिले हुए हैं मर्सी पिटीशन दायर जी, करने हम वाले 8 बंदों को, वो भी तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं। तो मैं आपसे ये जी, अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ अपना तमाम वजूद और ज़ोर लगाने के बावजूद, अपनी शिकस्त को तस्लीम करने के बाद, 26वीं तरमीम से पीछे हटने के बाद, सुकड़ती-सुकड़ती अब इस मामले पर आ गई है कि किसी तरीके से हमारे इज़्ज़त रह जाए, और कम अज़ कम वो ये नहीं कह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए इमरान खान को, वो उनका कह रहे हैं इमरान को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात के नतीजे में जो इस वक़्त चल रहे हैं, उसके अंदर पोज़ीशन ये है कि ये जो इस वक़्त टीम मौजूद है, उसके ऊपर फवाद हसन हो या दूसरे लोग हों, उन्हों का एतमाद ही नहीं है, वो इनके ऊपर शक रखते हैं, इनको शक की निगाह से देख रहे हैं, और यहाँ तक अभी जो उन्होंने कहा कि ये दोनों अहबाब या तीनों अहबाब जो इस वक़्त बड़ी ऊँची बातें कर रहे हैं सलमान अकरम राजा, तो आज तक कभी किसी मामले में गिरफ्तार ही नहीं हुए, और उमर अयूब का नाम एक दफ़ा लिस्ट में आ गया तो उससे माफ़ी माँगी गई कि जी हमने गलती से आपका नाम आ गया है, आपको गिरफ्तार कर लिया, हमने करना नहीं था। अच्छा, अब ये कौन-सी ऐसी टीम हो जिसकी वज़ह से मुज़ाकरात कामयाब? देखिए, ये तो बात एक अयां हो गई कि जो तहरीक-ए-इंसाफ के बुनियादी और फ़रवर, क्या कहूँगा उर्दू में फ़रवर को, जोशीले जज़्बा से भरपूर जो लोग हैं, वो जेल सही। में बैठे। यानी फ्रंट असूली तौर लाइन हैं? अ, असूली तौर पे इस वक़्त फ्रंट लाइन पे जो टीम या नेगोशिएशन के लिए बननी चाहिए थी और जो कुछ लेकर आ सकती है, उनके अंदर मेरे हिसाब में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन साहबा और जो या उनके बाकी शुरका हैं, वो उनके नाम होने चाहिए थे। तो कोई बात बनती। ये इस वक़्त जो सही। टीम है, इसका तो ये आलम है कि हर बात पे वो ये कह रही है, "अच्छा जी, मुज़ाकरात बंद करें, हम या हम खान साहब के से पूछ के आते हैं।" जी हाँ, जी हाँ। ये ये आप डिक्टेटरशिप जहाँ पे आ जाती है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं रहती। इस वक़्त वो पिक्चर पेस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान एक जमहूरी शख्स नहीं है, डिक्टेटर है। हमको अथॉरिटी देने के बावजूद भी हमारी अथॉरिटी कुछ नहीं है। जब तक वो यस नहीं कहेगा, वो मानेगा नहीं, हम आपके साथ कोई किसी किस्म का माहदा या आपको एश्योरेंस नहीं दिलवा सकते।
अच्छा, मैं इसको और बात को मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ता हूँ। मुझे नहीं मालूम कितना टाइम बाकी रह रहा है गुफ्तगू के अंदर। अभी है बस कुछ आग वक्त। समंदर उबल रही हैं कि मैं बातों को कोशिश कर सके लूं। चलिए हम इस तरफ आ जाते हैं कि किसी ना किसी अंदाज में ये मुज़ाकरात जैसा कि पीछे पेश की जा रही है, नहीं जी, दरअसल बिहाइंड द सीन भी मुज़ाकरात चल रहे हैं और ये आगे एक पपेट किस्म के मुज़ाकरात चल रहे हैं और उस मुज़ाकरात के नतीजे के अंदर बीबी बुशरा भी खामोश होकर बैठी हुई है, इमरान खान भी इस पर कम स्टेटमेंट दे रहे हैं और हुकूमत की तरफ से आर्मी ने, यके ने 18 बंदों की सजाएं माफ कर दी हैं। इन बातों को ऐसा ही लेते हुए आगे चलते हैं। अगर ये मुज़ाकरात डायरेक्ट खुफिया पर्दे के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ही इमरान खान के साथ कर रही है, हर जी मुज़ाकरात की, हर माहदे की श्योरिटी के कोई गवाह होते हैं जो इतने मजबूत दोनों तरफ से होते हैं, असर रखने वाले होते हैं कि वो गारंटर होते हैं कि ये माहदा होने के बाद इस पे अमल दरामद किया जाएगा। अमल दरामद होगा। जी जी देखना ये है कि फौज क्या चाहती है और इमरान खान क्या चाहते हैं। फौज ये चाहती है कि जो इमरान खान ने जिस किस्म का रवैया आज तक इख्तियार किया, जो कुछ उन्होंने दिया, वो उस रवैये से बाज आए। ये फिर थोड़ा सा मैं जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा है तो अब हम देखते हैं कि माजी के अंदर आप देखिए बेनजीर भुट्टो को भी फौज ने जी हाँ। और नवाज शरीफ अच्छा, साहब को भी फौज ने दो दो तीन तीन दफा। क्या मैं अलीशान साहब एक और पहलू जैसे आप बयान कर रहे हैं, इमरान खान की पार्टी या पीटीआई, इनका तहरीक इंसाफ का एक दावा है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। आपने जैसे बात की कि इस वक्त वो इस पोजीशन में है कि कुछ हासिल करना चाहें। वो कहते हैं हम भला कबूल नहीं लेकिन मकबूल लीडर हैं। वो इस बयानिए को लेके अभी तक उन्होंने जितनी भी ये हंगामा आराई कह लें या जद्दोजहद कह लें या मज़ाहमत कह लें, कि वो इसी बयानिए को लेके कि फार्म 47 की हुकूमत मकबूल नहीं है, हम मकबूल हैं। तो इस सारे मंजरनामे में ये अब मज़ाकरात का बीड़ा उठाया गया। ये जब डोर डाल दिया तो अब इसमें उनके पास अगर है तो अपना ये बयानिया है और इस बयानिए की बुनियाद पे ही शायद वो ये चाहते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं रिलीफ मिले। तो इस सारे सिनेरियो को जरा हमारे नाज़रीन के लिए। देखिए किबला, जो आपने अर्ज की, इरशाद फरमाया है, अर्ज करता हूँ कि अगर चलिए इस बात के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। जी जी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 4 सूबे है, पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, सिंध है और पंजाब है। ना पंजाब। बलूचिस्तान में कहीं आपको तहरीक इंसाफ नजर आती है और ना सिंध के अंदर उसका कोई नामो निशान नजर आता है। वहां पे 2 पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, और बड़ी जदोजहद के बाद भी एक आध सीट के अलावा वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। इनका जो फोकस है पूरे का पूरा वो पंजाब है। बलूचिस्तान के अंदर भी आप जानते हैं कि वहां पर जो सिस्टम है उसके खैबर। ट्राइबल्स में, पख्तूनख्वा में इनकी अपनी गवर्नमेंट थी। ये जी इनकी पंजाब के अंदर जो गिरफ्त थी, इन्होंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा और उसको इन्होंने डिसॉल्व कर दिया। उस डिसोल्यूशन के नतीजे में जिस कदर ज्यादा आज जो भी परेशानी तहरीक इंसाफ को देखने के लिए नजर आ रही है, ये पंजाब हुकूमत तोड़ने का नतीजा, बुज़दार की हुकूमत को गिराने का खुद ही नतीजा है कि आज पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ, आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, हमारे तक जो खबरें पहुंचती हैं। अभी मैं पिछले दिनों रोडा को देख रहा था रूरल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जी हाँ। वो दरिया रावी जो एक गंदा नाला बन चुका है, उसको उसके आगाज से लेके 38 किलोमीटर के एरिए के अंदर दोनों तरफ बंद बनाकर आबशारें, झीलें और तफरीगाहें बना के एक नया शेप जो दी जा रही है, इस जैसे कई मंसूबे। और अभी आज ही एक और ऐलान हुआ है कि चाइना के जरिए के साथ मिलकर पंजाब लाहौर के अंदर सबसे बेहतरीन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कायम किए जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि वहां पे तरक्की का क्या आलम है, लोगों का क्या आलम है, मगर मैं ये जानता हूं कि ये अमली तौर पे सलमान राजा साहब को मैं ढूंढता रहा हूं, उन लोगों को ढूंढता रहा हूं जो ये इस्लामाबाद हमले के लिए पंजाब से निकलने वाले काफिले कहीं पे नजर आते, जितनी अच्छा भी। अली साहब। जी जी
मैं यही, जैसे आपने अब पंजाब की तरफ की, तो इसके हवाले से बहुत सी राय हैं कि खाना लगाना और सिर्फ लाहौर की हद तक रहना, लेकिन ये हमारा मौजूद बहस नहीं। आपने बयान किया यकीनन इस वक्त पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो अपनी जगह इस हवाले से बनाने की कोशिश कर रही है कि वो अपना वो पूरा बहाल करना चाहते हैं। पंजाब में उनका टफ मुकाबला है तहरीक इंसाफ से। हम फिर पलटते हैं कि अब ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में नहीं, रिवायत एक रही है। एक मैं जुमला जी जी कहना चाह रहा था, वो मैं कह के फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, पंजाब के अंदर हमेशा से वोटिंग के अंदर मुझ जैसे भी लोग मौजूद रहे हैं, मुझ जैसी बहुत सारी फैमिलियां जिनको खामोश वोटर कहा जाता है, संजीदा वोट कहा जाता है। वो किसी का नहीं जी होता, ना वो नवाज शरीफ का है, ना वो तहरीक इंसाफ का है। वो 5% है, 10% है, 15%, जितने परसेंट भी है। वो ये देख रहा है कि तहरीक इंसाफ के अब तक के रवैये क्या है। एक लाभ वाली रवैये, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, हुकूमत तोड़ दो तोड़ दी, ये कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, उसके बाद यू टर्न ले या लिया, साइफर 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 साइफर, और अब ट्रम्प 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 ट्रम्प। वो हैरान है कि ये क्या क्या सियासत ऐसी होती है? क्या इसका नाम सियासत है? क्या इस तरह की हकीकत को सियासत कहते हैं? तो वो बहुत संजीदगी के साथ इन चीजों को नोट कर रहा है। फिर लैंग्वेज आ जाती है सियासत के दरमियान, फिर रवैये आ जाते हैं सियासत के दरमियान, फिर नारेबाजी आ जाती है। ये तमाम चीजें वो हैं जो एक खामोश वोटर को इस वक्त तंग कर रहा है। और एक और बहुत बड़ा वोटर है पाकिस्तान का, जज्बाती, जो अमेरिका को अपना दुश्मन करार देता है, उससे नफरत करता है। चाहे वो बिल्कुल इंसाफ के लोग हैं, चाहे वो पख्तूनख्वा के हैं, चाहे वो उसको अपना एक बहुत बड़ा केस आगे डेवलप होने जा रहा है। जो कुछ भी हो, तहरीक इंसाफ के बगैर, कि ये ट्रंप के कंधों को तलाश कर रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मन के इसराइल के कंधों को तलाश कर रहे हैं। ये इनका खासतौर पे गजा पे पड़ेगा, इतनी जारी ये मुझे कर रहे मालूम। हैं। जी जी, क्या कह रहे अच्छा, हैं? अब हमारा वक्त खत्म होने का, मैं चाहूंगा चंद लाइनों में वही, क्या अब इस पूरे मुज़ाकरात का मंजरनामा चलिए जी, पाकिस्तान अब में तारीख मैं मजाक की बात, देखिए ये तो एक की तहरीक मैं एक जुमला 77 की तहरीक के बाद मुज़ाकरात हुए और उसका अंजाम बड़ा खौफनाक, 11 साल की स्याह रात मार्शल्लाह की देखनी पड़ी। हम रजायत परस्त है, उम्मीद रखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस मुज़ाकरात से कोई उम्मीद की किरण हर दो तरफ से बहरहाल कोई नजर आ रही है, या खदशात ही खदशात है? नहीं, मुझे तो कुछ ये समझ नहीं आती कि हम किस बात के खदशात की तरफ बात करते हैं। हुकूमत कोई भी रहे, चलानी तो तीन एकों के सर के ऊपर चलनी है, अल्लाह के ऊपर, अमेरिका के ऊपर और आर्मी के ऊपर। चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, बेनजीर की हो, भुट्टो साहब की हुकूमत थी, या जरदारी साहब के बैठे हुए हैं, या इमरान खान था, तो ये सारे 18 के इलेक्शन किसने मेंटेन किए थे और आए थे। और अब भी ये जो नारे लगा रहे हैं, तो वो किससे कहते हैं हम मुज़ाकरात हों और किससे कहते हैं हम बात करने के लिए है, वो उसी तरफ इशारा करते हैं। चलिए मान लिया, इन मुज़ाकरात के बैकग्राउंड में इसका जो कुछ भी हो रहा है, उसको सामने रखते हुए हम ये मानते हैं कि ये रिलीफ मिलने जा रहा है। एक अजम्पशन है कि बाहर से तो मैंने आपको कह दिया कि नहीं मिलेगा, अंदर से चले, क्योंकि देखिए, हर जुल्म की एक इंतहा होती है और हर सूरज के राइज के बाद फाल आता है। एक हद होती है, उस हद गुजरने के बाद मामला जो है वो फिर दूसरी तरफ चलने शुरू हो जाते हैं। बहुत जबरदस्त किस्म का तहरीक इंसाफ को रगड़ा लग चुका है और उसकी बहुत बड़ी कीमत मुल्क अदा भी कर चुका है। और जब भी ये तहरीक आएगी, मुल्क को ये कीमतें अदा करनी पड़ेंगी। मैं इस बात की बहस में नहीं जा रहा, हम तो इस बात में जा रहे हैं कि क्या रिलीफ मिलेगा। हाँ, अगर रिलीफ दे देते हैं कि चले ठीक है जी, इमरान खान साहब को ये रिलीफ मिल गया। अब तक एक और मैं बात कहने के लिए जा रहा हूं, जो मैं अब तक, फिर आप सबके तबसरे सुन लीजिएगा, हर कोई रहाई की बात कर रहा है, रिस्टोरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्ट्री की कोई बात नहीं कर रहा। तो क्या कोई किरदार इमरान खान अदा करने जाएंगे? उनको कोई किरदार सियासी तौर पे मिलेगा अगर उनको रहा कर भी दिया जाता है? अगर इसकी फिर हमने मैथमेटिकली देखना है, तो हम चले जाते हैं दोबारा कि बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ और नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ। बेनजीर भुट्टो ने अपने एग्जाइल में कभी पाकिस्तान की आर्मी को उस तरह चैलेंज नहीं किया जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने चैलेंज किया। नतीजा क्या हुआ? मुस्लिम लीग को हुकूमत ऐसे दी गई
कि नवाज शरीफ जो थी 3/4 की यानी 3/4 हुकूमत मांगते थे, फुल फ्लैज हुकूमत मांगते, वो उनको नहीं देगी और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन के शहबाज शरीफ बने। क्यों? कि उन्होंने बार बार ये नारा लगाया, मुझे क्यों निकाला, जी मुझे हाँ, क्यों बिल्कुल निकाला, के नतीजे में अब वो वजीर आजम नहीं बन सकते। नहीं तो कर इमरान सके। खान ने जिन्होंने कहा कि जानवर होते हैं और दूसरे अल्फाज जो मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो क्या उन अल्फाज के बाद वो वजीर आजम बन सकेंगे? मुझे अब लिख लीजिए, दूर बैठा हूं पाकिस्तान से, लेकिन ठंडे दिमाग से जब ये तमाम चीजें नोटबुक के ऊपर मैथमेटिक्स की जाती है, तो तहरीक इंसाफ के अंदर आइंदा पाकिस्तान के अंदर उनका सियासी रोल होगा, जिसके आजाद होने के बावजूद, बाहर आने के बावजूद इमरान खान का वही वैसा ही खामोश रोल होगा जैसा इस वक्त नवाज शरीफ साहब का। बहुत शुक्रिया अलीशान साहब। इंशाल्लाह हम ये अगले हफ्ते, जैसा कि अब तय हुआ है कि ये मुज़ाकरात मज़ीद होंगे, ये कब तक चलते हैं? तहरीक इंसाफ का जिसे कह सकते हैं मुतालबा है कि 31 जनवरी तक ये सब कुछ मुकम्मल हो, और हुकूमत से कैसे करती है। मेरी और आपकी दुआ है कि पाकिस्तान हर किस्म की अंदरूनी बैरूनी मुसीबतों और साजिशों से महरूफ रहे, से बचा रहे, और ये मज़ाकरात हुकूमत को रिलीफ देते हैं या अपोजिशन को, ये आने वाला वक्त बताएगा। अलीशान साहब, आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए अपने हाजरीन नाजरीन सामीन से हमारे इस प्रोग्राम को हमारी इस्लाम टाइम्स वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक पेज, हमारे टिकटॉक पे देखने के बाद अपनी तनकीद, राय, तबसरे और तजावीज़ से ज़रूर नवाजिएगा। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।